Good morning, everyone. Good morning, ma'am. स्क्रीन दिख रही है तुम लोग को? व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, सो तुम लोग ने क्या डिसाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल? कुछ फाइनल किया क्या, या अभी भी तुम लोग डायलेमा में हो? फाइनल हो गया मैम, वेल, यूटिलाइज नहीं होगा। Utilization, ma'am. ओके ओके, ठीक है। सो फर्स्ट तुम लोग का यूटिलाइजेशन में भी फर्स्ट टॉपिक तो तुम लोग का मॉड्यूल 1 जो है वो सेम ही है, ड्राइव्स रिलेटेड ही है। लोड इक्वलाइजेशन तक तुम लोग को सेम चीज़ ही पढ़नी है। सो आज हम लोग शुरू करेंगे इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ ड्राइव पैरामीटर्स। कल मैंने बताया था कि ड्राइव को हम लोग एक्चुअली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनको कोरिलेट करते हैं विद द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो डिफरेंट टाइप के ड्राइव्स हैं, इसके बाद हम लोग उस पर आएंगे। बेसिकली किसी भी ड्राइव में देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइव होता है। पार्ट्स में क्या क्या होता है? एक तो हो गया उसका लोड, दूसरा हो गया उसका गियर, बेल्ट, क्रैंक्स, शाफ्ट, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो इन सारे पार्ट्स को हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी से उसको कोरिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया जो भी पार्ट्स है, कपल्ड है शाफ्ट के साथ, या गियर्स लगे हुए हैं तुम्हारे ड्राइव में, ठीक है। जैसे तुम लोग देखते हो कि बाइक्स या साइकिल्स में गियर्स लगे होते हैं, तो गियर्स का काम क्या है? बेसिकली एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करना तुम्हारे ड्राइव को। तो इन सब को हम एक फिजिकल क्वांटिटी से कोरिलेट करते हैं टू टू डिराइव अ इक्वेशन, जहाँ से हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, या मोटर की स्पीड निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वी डिराइव अ इक्वेशन फॉर इट, ठीक है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लोड में बी कपल्ड। मैं थोड़ा सा, आज स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत लिख भी दे रही हूँ, मैं बाकी नोट्स दे दूंगी तुम लोग को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लोड may be coupled through different mechanism, such as gears, belts, cranks, shaft, etc. So these parts may have different speed at different types of motion, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो गियर का स्पीड हो, गियर जिस स्पीड से मूव कर रहा हो, बेल्ट भी उसी स्पीड से मूव कर रहा हो, या शाफ्ट भी उसी स्पीड से मूव कर रहा हो। ऐसा हो सकता है कि तीनों जो है वो अलग अलग स्पीड से एक टाइम पे एक मोशन के लिए रोटेट कर रहे हो, ठीक है। सो दीज मैम पार्ट्स। बोर्ड नहीं दिख रहा है। Ma'am, only वाइट screen show here. वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? No, नो ma'am. मैम। ओके ओके, वन सेकेंड। अभी दिख रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो दीज पार्ट्स
these parts may have different speed and different motion such as rotational and translational. ओके, सो इन ड्राइव्स का डिफरेंट मोशन हो सकता है, या तो वो रोटेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में, या लीनियर मोशन हो सकता है। लीनियर मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल, और सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल। ठीक है, किसी किसी ड्राइव में दोनों तरीके के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दोनों तरीके के मोशन एट द सेम टाइम हो सकते हैं। तो इस रोटेशनल मोशन को और ट्रांसलेशनल मोशन को हम बाय द इक्वेशन कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, वही हम लोगों को फर्स्ट मॉड्यूल में देखना है। ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक लोड्स विथ रोटेशनल मोशन। ऐसे लोड जिसमें मोशन जो है वो रोटेशनल है। Loads with rotational motion. Let us consider two loads, one directly coupled with the shaft and the other with a gear of N2 N1 teeth. ठीक है, एक मान लो शाफ्ट है, इसके साथ हमने दो लोड कंसीडर किए। एक लोड डायरेक्टली कपल्ड है इस शाफ्ट के साथ, और दूसरा जो लोड है वो एक गियर के साथ कनेक्टेड है। गियर के साथ कनेक्टेड है मतलब कि सपोज कि ये इस तरीके के टीथ्स हैं गियर में। ठीक है, इस तरीके के टीथ्स है, ये वन टीथ है, इसके साथ दूसरा एक और टीथ कनेक्टेड है, और इस तरीके से तुम्हारा एक दूसरा लोड इस टीथ के साथ कनेक्टेड है इन दिस रोटेशनल मोशन, और ये जो है ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर टू लोड्स। ये लोड 1 हो गया, ये लोड 2 हो गया, जो कि टीथ के साथ यानी कि गियर के रेशियो के साथ कनेक्टेड है, और इस गियर का जो रेशियो है वो N/N1 टीथ है। ठीक है, बेसिकली गियर का फंक्शन तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग ने साइकिल्स और बाइक्स में देखा ही होगा कि ऐसा दो सर्कुलर टीथ्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ द गियर हमारा जो मोशन होता है वो या तो एक्सेलरेट होता है या डी एक्सेलरेट होता है। ठीक है, सो ये दो लोड हमने कंसीडर किया। लेट जे नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर, जो कि इसको ड्राइव कर रहा है। यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, ये मोटर के साथ दो लोड लगे हुए हैं। ठीक है, सो जे नॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of motor and load coupled directly to the shaft. ठीक है, moment of inertia of motor and the load coupled directly to the shaft is given by J naught. J1 is moment of inertia of load coupled with gear. लोड कपल्ड विद गियर, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग ले रहे हैं J1। ठीक है, ओमेगा m इज द स्पीड ऑफ द मोटर, omega m is the speed of the motor.
दो टॉर्क होगा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है मोटर के स्पीड के साथ तुम्हारा लोड लोड 1 और लोड 2, तो दोनों ही लोड का तुम्हारा एक लोड टॉर्क होगा. सपोज वी गिव द लोड टॉर्क फॉर लोड कपल डायरेक्टली टू द मोटर. इसके लिए हम TL0 देते हैं और इसके लिए TL1 देते हैं. ठीक है, इन दोनों लोड का लोड टॉर्क होगा. दोनों टॉर्क को हमने दो नाम दिया, एक को TL0 दिया, एक को TL1 दिया. ठीक है, सो TL0 इज द टॉर्क डायरेक्टली कपल टू द लोड. and TL1 is the load torque for coupling with the gear. ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास. नाउ सी यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा एम का मोटर का स्पीड है, मोटर के साथ ये जो लोड है वो डायरेक्टली कपल्ड है, तो इसका भी स्पीड जो होगा वो ओमेगा एम होगा. लेकिन जो दूसरा लोड है, लोड L2, क्योंकि ये टीथ के साथ कनेक्टेड है, तो जैसे तुमको पता है कि गियर चेंज हो जाने के बाद स्पीड डिक्रीज हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि N1 ज़्यादा है कि N ज़्यादा है. तो इसका जो स्पीड होगा, लोड L2 का जो स्पीड होगा, दैट विल नॉट बी ओमेगा एम. वो कुछ दूसरा स्पीड होगा, या तो वो ज़्यादा होगा या तो कम होगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टीथ. ठीक है, तो उस स्पीड को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा M1. ओमेगा M1. सो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ. ओमेगा M1 इज द स्पीड ऑफ load coupled with gear. ठीक है, now omega M1 divided by omega M, this will be proportional to the teeth of the gear. इसको हम लोग लिख सकते हैं एज अ रेशियो A1. तो ओमेगा M डिवाइडेड बाई ओमेगा M इज proportional to the teeth of the gear is equal to N divided by N1, where N is the number of front teeth and N1 is the number of back teeth. ठीक है, so A1 is the gear teeth ratio. A1 को बोलते हैं gear teeth ratio. और ये आइडियल कंडीशन में है. आइडियल कंडीशन में मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी ट्रांसमिशन लॉस. ठीक है, नो ट्रांसमिशन लॉस. मतलब थियोरेटिकली ऐसा होता है, हम बोल सकते हैं कि जिस टीथ का जो रेशियो है, यानी अगर 1:2 का रेशियो है, तो स्पीड भी जो है वो तुम्हारी हाफ हो जाएगी. डायरेक्टली हाफ नहीं होती, अगर तुम मेजर करोगे टैकोमीटर से तो थोड़ा ±20 RPM दिखाएगा. तो ये आइडियल कंडीशन में हम लोग लिख रहे हैं कि स्पीड का जो रेशियो है वह विल बी proportional to the gear ratio for ideal condition when we are considering no transmission losses. ठीक है, now kinetic energy with respect to inertia. kinetic energy का equation क्या है with respect to inertia and speed? जल्दी से बताओ. kinetic energy का equation is equal to half half mg square होता है. हाँ बोलो 2 mg हाफ square j होता है. ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू
any body is given as half j omega square. So kinetic energy due to equivalent inertia must be same as the kinetic energy of various moving parts. ठीक है, यहाँ पे मूविंग पार्ट क्या है? मूविंग पार्ट हमारा एक है लोड 1, दूसरा है लोड 2. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ. पीपल आर स्टिल कमिंग, आधा घंटा हो गया क्लास का. हाफ जे ओमेगा एम स्क्वायर is equal to half j naught omega m square plus half j1 omega m1 square. ठीक है, फॉर लोड 1 एंड फॉर लोड 2. ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय हाफ ओमेगा एम स्क्वायर यू विल गेट. इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हाफ ओमेगा एम स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ द साइड. इस पार्ट ऑफ मॉड्यूल पे तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली आता है, तो इट इज़ नॉट वेरी लेंदी. डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय हाफ ओमेगा एम स्क्वायर यू विल गेट. इसको हाफ ओमेगा एम स्क्वायर से सबको हाफ ओमेगा एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट j इज इक्वल टू जे नॉट प्लस J1 ओमेगा M1 डिवाइडेड बाई ओमेगा M विल गिव यू A1. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली A1 स्क्वायर लिख रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोड 1 एंड लोड 2 इज गिवन टू यू. और गियर रेशियो दिया होगा, यानी गियर रेशियो दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोड 1 दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लोड 2 दिया होगा. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन आता है. ठीक है, नाउ नाउ कंसीडरिंग लोड विद ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. दिस वाज पार्ट ए जहाँ पर हमने सिर्फ रोटेशनल मोशन कंसीडर किया था. नाउ पार्ट बी जहाँ पर लोड विथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं. सो इफ आई ड्रॉ द डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा. ये मोटर हो गया हमारा, दिस इज लोड जो कि मोटर के साथ डायरेक्टली कपल्ड है. देन रोटेशनल लोड जो कि गियर के साथ कनेक्टेड है. और इस रोटेशनल लोड से एक दूसरा फोर्स या मास कनेक्टेड है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यानी अप डाउन का मोशन कर रहा है. और इसकी जो वेलोसिटी है इट इज गिवन बाय nu1. मास ऑफ दिस लोड इज m1. फोर्स जो इस पे लगा हुआ है वो है F1. रोटेशनल टू लीनियर मोशन ट्रांसमिशन. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम फॉर, इसको मान लेते हैं हम ओमेगा एम है, इसको ओमेगा m1 ले लेते हैं. और ये इसकी जो वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसलेशनल नोट, इसमें रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है इसलिए ओमेगा नहीं लिख रहे हैं, वेलोसिटी लिख रहे हैं. वेलोसिटी इज गिवन एज nu1.
ठीक है, क्योंकि रोटेशनल नहीं है इसलिए ओमेगा ओमेगा एम नहीं लिख रहे हैं. सो अगेन यू कैन राइट, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ जे ओमेगा एम स्क्वायर, वैसे ही टॉर्क का क्या इक्वेशन होता है, टी एल इंटू ओमेगा एम इज इक्वल टू टी एल ज़ीरो इंटू ओमेगा एम प्लस टी एल वन, टी एल ज़ीरो इसका, टी एल वन इसका, इंटू ओमेगा एम वन डिवाइडेड बाई द वेलोसिटी. ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इफ इन एडिशन टू लोड J0 अदर लोड्स विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया J1 J2 Jm इस तरीके से कनेक्टेड होगा, तो बाय द प्रीवियस इक्वेशन, जो ये प्रीवियस इक्वेशन था, अगर इसमें एक लोड हमने कंसीडर किया था, ठीक है, अगर इसी तरीके का बहुत सारा लोड कनेक्टेड होगा विथ द गियर विद द रेशियो ऑफ A1 A2 AN, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर J1 J2 और Jm अलग अलग गियर रेशियो से कनेक्टेड है, A1 A2 A3 के गियर रेशियो से कनेक्टेड है, तो द सेम इक्वेशन बिकम्स, उसका जनरलाइज्ड इक्वेशन हो जाएगा J इज इक्वल टू J नॉट प्लस A1 स्क्वायर J1 प्लस A2 स्क्वायर J2 एंड सो ऑन AM स्क्वायर JM. ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है फॉर रोटेशनल मोशन, जहाँ पर सिर्फ रोटेशनल मोशन है. ठीक है, इस केस में हम लोग अभी ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो हम इक्वेशन डिराइव करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, लेट अस सी. For translational motion, kinetic energy of both rotational and translational load will be equal to the final kinetic energy. ठीक है, for translational motion, जैसे वहाँ पर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट किया था, वैसे ही यहाँ पर भी टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करेंगे. तो यहाँ पर क्योंकि एक रोटेशनल है और एक ट्रांसलेशनल है, लीनियरली मूव कर रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. ठीक है, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी से कैलकुलेट होगी. सो j ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ j नॉट ओमेगा m स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 square, where m1 is the mass of the translational load and v1 is the velocity of the translational load. Again dividing by half omega m square, हाफ ओमेगा एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो j विल बी इक्वल टू j नॉट प्लस v1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एम का होल स्क्वायर इंटू m1. Okay, this is clear. If the efficiency of the transmission be eta, अगर ट्रांसमिशन की इफिशिएंसी को हम ईटा लेते हैं, if the transmission efficiency becomes eta, so with respect to torque, see टॉर्क इंटू ओमेगा क्या होता है, पावर होता है. ठीक है, सो टॉर्क इंटू ओमेगा टी एल इंटू ओमेगा एम कैन बी रिटन एज टी एल नॉट इंटू ओमेगा एम प्लस F1 V1 डिवाइडेड बाई ईटा 1. अगर इफिशियंसी ये है, आउटपुट पावर ये है, सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज इट इज. ठीक है, अगेन डिवाइडिंग बाई ओमेगा एम,
you will get TL is equal to TL naught plus F1 divided by eta 1 V1 divided by omega m. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर लोड टॉर्क। और इसके पहले जो इक्वेशन हम लोग ने निकाला था वो निकाला था किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए निकला था। तो अगर m नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है हमारे पास, तो हम उसका लोड टॉर्क निकाल सकते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है दोनों के लिए, दैट जनरलाइज्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर m नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन J is equal to J naught plus M1 V1 divided by omega m का होल स्क्वायर प्लस M2 V2 divided by omega m का होल स्क्वायर M VM divided by omega m का होल स्क्वायर। अगर m नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू दिस, और टोटल लोड टॉर्क विल बी इक्वल टू TL0 प्लस F1 डिवाइडेड बाई eta 1 VM डिवाइडेड बाई ओमेगा m V1 divided by omega m, F2 is divided by eta 2, efficiency of second translational motion and so on। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो पढ़ा हमने, इसका एक ही यूज था, ये इक्वेशन डिराइव करना टोटल लोड टॉर्क का और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, सो Vm का होल स्क्वायर। सो दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी पे एक्चुअली बेस्ड न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। मैं एक न्यूमेरिकल लिखवा रही हूँ, तुम लोग ज़रा ट्राई करो सॉल्व करने का। इक्वेशन जो अभी ये बताया मैंने, इसी इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज अ मोटर ड्राइव्स 2 लोड्स one has rotational motion it is coupled to the motor through a reduction gear ratio of A is equal to 0.1 and efficiency of 90%. The load has a moment of inertia of 10 kg per meter square. kg per meter square। ठीक है, and the torque of 10 Newton meter। Newton meter। अदर लोड हैज ट्रांसलेशनल मोशन। ये हो गया रोटेशनल मोशन का सारा डिस्क्रिप्शन। रोटेशनल मोशन में तुमको क्या चाहिए था? हम लोग को किसकी वैल्यू, रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन था वो ये था। ठीक है, ये था A1 की वैल्यू दी हुई है, J0 की वैल्यू दी हुई है। हम लोगों को
जे की वैल्यू निकालनी है। अभी सेकंड जो इस ड्राइव में जो सेकंड लोड लगा हुआ है वो ट्रांसलेशनल लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अदर लोड हैज translational motion and consist of 1000 kg weight to be lifted by the speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। कपलिंग बिटवीन दिस लोड एंड द मोटर हैज़ अ एफिशिएंसी ऑफ 85%, यानी ईटा 2 की वैल्यू है 85%। कपलिंग बिटवीन लोड एंड मोटर हैज़ efficiency of 85%. Motor has an inertia of 0.2 kg meter square. And runs at a constant speed of 1420 rpm. RPM. Determine the equivalent inertia, refer to the motor, and equivalent torque. Determine the equivalent inertia and equivalent torque. सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 420 आरपीएम। 85% इफ़िशेंसी 2 है, इफ़िशेंसी 1 दिया हुआ है, दोनों इनर्शिया दिया हुआ है 10 kg पर मीटर स्क्वायर, टॉर्क दिया हुआ है। एक बार खुद से कैलकुलेट करने का कोशिश करो, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है। दोनों मोशन को ऐड करना है, एक तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन है और एक तुम्हारा रोटेशनल मोशन है। दोनों मोशन को ऐड करना है, तो एक इक्वेशन J1 A1 स्क्वायर होगी और दूसरा इसमें जो ऐड होगा वो J2 V1 डिवाइडेड बाई ओमेगा एम होगा, ये वाला पोर्शन। इसी में एक पार्ट जो है वो J1 A1 स्क्वायर का होगा। A1 की वैल्यू गियर रेशियो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, J0 की वैल्यू दिया हुआ है, V1 की वैल्यू दिया है, ओमेगा एम की वैल्यू दिया है, मास की भी वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट करो ज़रा टोटल इनर्शिया कितना आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर दिया हुआ है 0.2 kg पर मीटर स्क्वायर। एम आई ऑडिबल? कोई कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? मैम इनर्शिया है मैम 0.4 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, 0.4 एक का आया है। एनीबडी एल्स? और टॉर्क भी निकालो, टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क में भी सेम काम करना है। यहाँ पर F1 V1 की वैल्यू दी हुई है। F1 की वैल्यू मास डिवाइडेड बाई कैसे निकालेंगे? मैम 0.54 kg मीटर पर स्क्वायर। 0.5, एक का 0.4 आ रहा है।
और मैम टॉर्क आया है मैम 117.53 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। एक मिनट, लेट मी राइट डाउन। बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। जस्ट डायरेक्ट इक्वेशन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जे की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4 kg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैम। केजी मीटर स्क्वायर। और टॉर्क की वैल्यू 117.53 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन मीटर। और कोई? एनीबडी एल्स? एकदम डायरेक्ट इक्वेशन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। ये किसका वैल्यू आया? फोर्स कैसे निकाला है? किसने निकाला है ये वैल्यूज? कौन आंसर कर रहा था? मैम सीधा वैल्यू पुट किया है मैम। फोर्स की वैल्यू तो नहीं दी हुई है। फोर्स की वैल्यू तो नहीं दी हुई है ना? या दी हुई है? 1000 है ना मैम? हाँ, ये तो मास की वैल्यू है 1000। मास से फोर्स उसमें मैम कैसे निकालेंगे? 9.81 को इंटू इंटू करना। डिवाइड यस मैम। करेंगे कि इंटू करेंगे? इंटू मैम। ओके। फोर्स निकालने के लिए मास से मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट फोर्स इनटू एक्सेलरेशन विल मास इनटू एक्सेलरेशन विल गिव यू फोर्स। यहाँ पर देखो, ये जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? इस तरीके का हो रहा है। तो दिस विल हैव ग्रेविटी एज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? मास में ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट दी फोर्स। बाकी सब कुछ दिया हुआ है इक्वेशन में, मतलब क्वेश्चन में बाकी सब कुछ दिया हुआ है, बस एक फोर्स नहीं दिया था, वो निकालना है। बाकी सबका आ रहा है ये। किसी और का आया? 0.4117। मैं फिर से बता देती हूँ। जे निकालने का ये इक्वेशन है, ठीक है। जे नॉट इज द इनर्शिया ऑफ मोटर, v1 इज द वेलोसिटी, जो कि दिया हुआ है तुम लोग को। वेलोसिटी कितना दिया है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा एम की वैल्यू दी हुई है 1420। मास की वैल्यू 1000 दिया हुआ है। J1 की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है 0.1। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड द आंसर। ठीक है। सेकेंड पार्ट इज टॉर्क निकालना है। टॉर्क के लिए दिस इक्वेशन विल डू। ठीक है, ये इक्वेशन के साथ टॉर्क निकाल सकते हो। तुमको एक जो टॉर्क है वो दिया हुआ है न्यूटन मीटर में, 10 न्यूटन मीटर। फोर्स निकाल लेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से। इफिशिएंसी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, ओमेगा 1 दिया है। दोनों का इफिशिएंसी दिया है। इफिशिएंसी, सेकेंड इफिशिएंसी भी दिया हुआ है, जिससे ये इक्वेशन डिराइव होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इफिशिएंसी भी दिया हुआ है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस मूव टू द second part of the module, which is different types of load torque. Different types of load torque. तो बेसिकली हम लोग जो मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि
बहुत सारे टाइप के टॉर्क हम लोग पढ़ते हैं। जो तुम लोग पहले पढ़े हो मशीन में वो सब मोटर टॉर्क पढ़े हो, ठीक है। मोटर टॉर्क पढ़ा है तुम लोगों ने कि जो तुम एक्चुअली स्पीड और टॉर्क का जो इक्वेशन पढ़ते हो या जो ग्राफ पढ़ते हो वो तुमने मोटर टॉर्क के बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लोड टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि जो मोटर है तुम्हारा, मान लो एक डीसी मशीन है, ठीक है। ये डीसी मशीन कनेक्टेड है किसी लोड के साथ, ठीक है। तुम लोगों ने लैब में भी देखा होगा कि ऐसा एक पुली रहता है, पुली के साथ एक लोड, बेल्ट के साथ तुम एक लोड कनेक्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भी लोड हो सकता है। अगर तुम इन केस ऑफ ये बात करो, थर्मल पावर प्लांट बात करो, तो देखे होगे तुम लोग कि एक कन्वेयर बेल्ट होता है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट के दोनों साइड मोटर लगा रहता है और ये कन्वेयर बेल्ट पे तुम कोयला या कोई भी जो भी सामान है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हो और ये सारे मोटर्स लगे होते हैं। तो इन मोटर का लोड क्या है, ये बेल्ट इस मोटर का लोड है, ठीक है। ये लोड है और ये तुम्हारा मोटर है। तो अब ये जो मोटर है ये इस लोड को ड्राइव कर रहा है। ये ड्राइव कैसा कर रहा है, ये तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ रोटेशनल मोशन भी हो सकता था, अगर ये घूम करके वापस आ रहा है तो वो वहाँ पर एक रोटेशनल मोशन भी हो सकता था। तो इस जो ये लोड कनेक्टेड है इस मोटर के साथ, इस ये मोटर जो ड्राइव कर रहा है इस लोड को, इस लोड का अपना कुछ फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से इस मोटर पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। उस टॉर्क को हम लोग बोलते हैं लोड टॉर्क, ठीक है। अभी तक जो भी टॉर्क तुम लोगों ने पढ़ा है मशीन में वो मोटर टॉर्क होता था, बट नाउ इन ड्राइव के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लोड टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ लोड टॉर्क जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द लोड टॉर्क हम लोग मोटर डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के ड्राइव के लिए कौन सा टाइप का मोटर यूज करेंगे, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ लोड टॉर्क, components of load torque. First is friction torque. Second is windage torque. मतलब फ्रिक्शन टॉर्क मतलब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जो भी लोड हमने कनेक्ट किया अपने मोटर के साथ उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है। टॉर्क एक्चुअली क्या है, एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है जो कि ओवरकम करना पड़ता है फॉर द मोशन ऑफ द लोड, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक पार्ट है, विंडेज दूसरा पार्ट है। अगर सपोज कि तुम किसी एरिया, ऐसे एरिया में अपने लोड को ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पर बहुत हवा चल रही है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट गल्फ कंट्रीज जैसे कुवैत हो गया और ये सब हो गया, ओमान हो गया, तो यहाँ पर क्या है, डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा विंडेज टॉर्क होता है। तो विंडेज टॉर्क इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ लोड टॉर्क। थर्ड इज टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ये मेन टॉर्क होता है, यही टॉर्क एक्चुअली हम लोग अभी तक कंसीडर करते आए हैं। जो हम लोग अभी तक मशीन में पढ़ते आए हैं वो यूजफुल टॉर्क पढ़ते आए हैं, पर यूजफुल टॉर्क के साथ ये दोनों टॉर्क भी ओवरकम करना पड़ता है। तो मोटर को मिनिमम इन तीनों का एडिशन देना पड़ेगा फॉर योर लोड टू डू द यूजफुल वर्क, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ टॉर्क इज टॉर्क रिक्वायर्ड to do the useful work. And this is termed as TL, ठीक है। Now nature of this torque depends upon the various application. ये जो TL है, TL depends upon किस टाइप का एप्लीकेशन है, ठीक है।
मोटर मोटर तुम्हारा फैन में भी लगा हुआ है, मोटर तुम्हारा फैन में भी लगा हुआ है, मोटर तुम्हारा मिक्सी में भी लगा हुआ है, मोटर तुम्हारा वॉशिंग मशीन में लगा हुआ है, फ्रिज में लगा हुआ है, सब जगह मोटर लगा हुआ है। लेकिन हर मोटर का जो एप्लीकेशन है वो अलग है। फ्रिज का मोटर जो है वो कंडेंसर का काम करता है, कंडेंस करने का काम करता है। फैन का जो मोटर है वो तुम्हारा रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। मिक्सी का जो काम है वो तुम्हारा लोड को क्रश करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर हैज़ डिफरेंट एप्लीकेशन। तो ये जो टीएल है, यूजफुल मैकेनिकल वर्क है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस एप्लीकेशन एंड इट कैन बी कांस्टेंट विद द स्पीड, इट कैन बी इनवेरिएंट विद द स्पीड, इट कैन बी वेरिएंट विद द स्पीड, किसी भी तरीके का हो सकता है। ये जो टीएल है, टीएल कैन बी कांस्टेंट। कल मैंने इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा सा बताया था कि टीएल कैन बी कांस्टेंट विद स्पीड, may be function of speed, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है और टाइम वेरिएंट हो सकता है। टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ ना चेंज होने वाला हो सकता है और टाइम के साथ वेरिएंट हो सकता है। सो टीएल इज डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज फैक्टर्स और द टाइप ऑफ एप्लीकेशन कि किस तरीके का हमारा टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क विद स्पीड कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तुम लोग को ना इसमें भी कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन में ग्राफ बना करके दे देते हैं और पूछते हैं कि किस टाइप का टॉर्क है, ये किस टाइप का टॉर्क है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क with speed as shown below. बेसिकली ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। दिस हैज़ बीन डिराइव्ड बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका कोई इक्वेशन नहीं है, जस्ट इसको ये रिमेम्बरेंस के लिए है कि फ्रिक्शनल टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इज गिवन बाय सच ग्राफ, ठीक है। टोटल टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जो होता है वो भी एक दूसरे ग्राफ में बनाते हैं। So there are different types of torque. ये तीन डिफरेंट टाइप के टॉर्क हैं। इसका नाम है टीसी, जिसको बोलते हैं कूलम टॉर्क, टीवी एंड टीएस। स्टैटिक टॉर्क, कूलम टॉर्क और लीनियरली वेरिंग टॉर्क विच इज गिवन बाय टीवी। तो ये दोनों एक्चुअली टीएस है, ये टीवी है और ये टीसी है, ठीक है। आई डिराइव द definition for all these talks. TS represents static friction or friction at standstill condition.
टीएस जो है, टीएस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल, ये टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। और ये जो टीएफ है, फ्रिक्शनल टॉर्क है, वो 3 टाइप के टॉर्क से बना हुआ होता है। और ये 3 टाइप का टॉर्क कौन कौन सा है? एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है कूलम टॉर्क, और एक है लीनियरली वेरिंग टॉर्क जिसको हम बोलते हैं टीवी। ठीक है, लीनियरली वेरिंग टॉर्क जिसको बोलते हैं टीवी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क बना हुआ होता है। ठीक है, सॉरी। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्टैंडस्टिल कंडीशन। सपोज कि तुम्हारा लोड जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रैक्शन लोड, तो इनिशियली वो जब इंजन तुम्हारा स्टार्ट होता है तो एक स्टैटिक मोड से मोशन में, तुम्हारा स्टैटिक से मोशन में तुम्हारा जो लोड है वो शिफ्ट होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैंड स्टिल कंडीशन फ्रिक्शन। और उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी स्टैंड स्टिल कंडीशन पे टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ जो है वो ऐसा है। इट विल बी हाई एट 0 पोजिशन और धीरे धीरे जो है वो टॉर्क जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी दिस। एट 0 स्पीड द टॉर्क विल बी हाई और धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज करेगा। नाउ component TV is varying linearly with the speed and is known as viscous friction. विस्कस के बारे में तुम लोग ने शायद कभी पढ़ा होगा फिजिक्स में। विस्कस मतलब कि मोशन से होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में आ रही है धीरे धीरे तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्कस। तो विस्कस फ्रिक्शन टीवी इज गिवन बाय B into omega m, where B is the viscous friction coefficient. Viscous friction coefficient. Okay. Third type of torque is Coulomb friction. Third type of frictional torque is Coulomb friction and it is independent of speed. यहाँ पर देख रहे होगे तुम लोग कि सीधा लाइन है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ये स्पीड का एक्सेस है, सीधा लाइन है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ये जो कूलम टॉर्क है ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट। तो इसीलिए कूलम टॉर्क इज अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, सो कूलम टॉर्क TC is independent of speed. Okay, windage torque is given by TW. Windage torque is given by C into omega m square. So total load torque can be given as फ्रिक्शनल, विंडेज, लोड टॉर्क सब मिला करके हमारा टोटल टॉर्क बनता है। एंड TL कैन बी गिवन एज TL मतलब लोड टॉर्क प्लस B इंटू ओमेगा m प्लस C इंटू ओमेगा m स्क्वायर प्लस TC। ठीक है, C इंटू ओमेगा m स्क्वायर क्या है? ये है हमारा विंडेज टॉर्क। TC क्या है? कूलम टॉर्क। और B इंटू ओमेगा m क्या है? ये है हमारा विस्कस टॉर्क। ठीक है, तो टोटल टॉर्क
जो भी टॉर्क, टोटल मोटर टॉर्क जो तुमको लगाना होगा फॉर द लोड टू ड्राइव, लोड को चलाने के लिए जो भी तुमको मिनिमम टॉर्क देना होगा, दैट शुड कंटेन ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क। लोड टॉर्क तो होगा ही, जो बेसिकली जो वर्क डन के लिए जो टॉर्क चाहिए, दैट इज लोड टॉर्क। देन देयर इज विस्कस टॉर्क, उसके बाद कूलम टॉर्क और विंडेज टॉर्क। तो ये इन तीनों का समेशन हमारा ज़रूरी है फॉर एनी ड्राइव टू ऑपरेट, ठीक है। देन कम्स नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड टॉर्क। जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा लोड है, उस टाइप का हमको वर्क डन कराना होगा। तो नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड टॉर्क में क्या होगा, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड टॉर्क। ओके, पहला है पेपर मिल ड्राइव। ये जो न्यूज़पेपर्स हम लोग देखते हैं प्रिंट होकर के आता है घरों में ये इनमें जो मोटर्स लगे होते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ड्राइव, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोड टॉर्क विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। स्पीड पे डिपेंडेंट पेपर मिल ड्राइव जो है वो नहीं करता है। हमको एक कांस्टेंट टॉर्क से पेपर पे जो भी हमारा कैलिब्रेशन है वो प्रिंट होकर के आना होता है, ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ ड्राइव विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइव का। मतलब तुम्हारे उसमें यूटिलाइजेशन में भी फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव दिया हुआ है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइव्स में तुम लोग को यही क्लासिफिकेशन जानना होगा कि क्या क्या टाइप के ड्राइव्स होते हैं और इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। कई बार एमसीक्यू में तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि व्हेन द ड्राइव इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड विच टाइप ऑफ ड्राइव इट इज, ट्रैक्शन ड्राइव है या पेपर मिल ड्राइव है या फैन ड्राइव है, कंप्रेसर ड्राइव है, कौन सा टाइप का ड्राइव है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि पेपर मिल ड्राइव जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। एट लो स्पीड विंडेज टॉर्क इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर ये देखो, ये तुम्हारा विंडेज टॉर्क है। विंडेज टॉर्क में अगर ओमेगा एम की वैल्यू बहुत कम हो, सपोज ओमेगा एम की वैल्यू 0.1 हो, तो 0.1 का होल स्क्वायर 0 और भी कम होगा। मैं 0.1 ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा एम इज़ वेरी स्मॉल, तो इंटायर विंडेज टॉर्क जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। इसलिए इस केस में पेपर मिल ड्राइव में एट लो स्पीड विंडेज टॉर्क इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर नेट टॉर्क इज ड्यू टू gravity which is constant. Net torque is due to gravity which is constant, and hence the torque is independent of the speed, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ड्राइव, मैं नोट्स दे दूंगी, उसमें लिखा हुआ है ये सब। सेकेंड टाइप ऑफ ड्राइव इज फैंस एंड कंप्रेसर्स। फैंस, compressors and aeroplanes. This is windage dominating drive. विंडेज डोमिनेटिंग क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सारे ड्राइव्स, फैंस, कंप्रेसर्स और एरोप्लेन्स जो भी हैं, ये विंड को रोटेट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो द लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड इन दीज टाइप ऑफ ड्राइव्स। पेपर मिल में क्या है, कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट कर रहा है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज द स्पीड इज वेरी लो, स्पीड इज वेरी लो इन पेपर मिल ड्राइव्स। So torque is directly proportional to the gravity, but in case of fans and compressors, since windage is the dominating part of fans and compressors and aeroplanes, the torque is directly proportional to the speed square.
since windage dominates, load torque is proportional to the speed square. Similar nature of load torque can be expected when the motion is opposed in any fluid. ठीक है, यानी कि पंप्स में भी सेम, pumps also experience the same thing. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे जो काम यहाँ पर विंड कर रहा है वही काम वहाँ पे फ्लूइड कर रहा है. ठीक है, पंप्स में क्या होता है, हम फ्लूइड को ऊपर की तरफ भेजते हैं या नीचे की तरफ लेकर आते हैं, जो भी घर में हमारे पंप्स लगे होते हैं. सो सेम ऑपरेशन हैपन्स विद द पंप्स एंड सेम ऑपरेशन हैपन्स विद द फैंस एंड कंप्रेसर्स. तो दोनों का जो टॉर्क है, लोड टॉर्क है, इज प्रपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर. तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा. ठीक है, टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू ओमेगा एम स्क्वायर, दिस इज ओमेगा एम एंड दिस इज टी एल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दिस इज द ग्राफ फॉर फैंस, compressors, pumps etc. ठीक है, प्रोपेलर्स जो भी तुम लोग सुने हो, प्रोपेलर्स एक्सेट्रा, सब में ये सेम लोड टॉर्क काम करता है. तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि प्रोपेलर में मोटर लगाना है तो उसका लोड टॉर्क का ग्राफ क्या होगा, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का स्क्वायर. एंड वाई, बिकॉज जो भी विंडेज टॉर्क है वो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्पीड टॉर्क. और इस केस में फैंस, कंप्रेसर्स और पंप्स में विंडेज टॉर्क डोमिनेट करता है. थर्ड टाइप ऑफ टॉर्क इज हॉइस्ट या हाई स्पीड टॉर्क. हाई स्पीड हॉइस्ट बोलते हैं जिसको. Viscous friction and windage are appreciable, have a high magnitude in this kind of torque. तो high speed है, viscous friction, windage has appreciable magnitude in addition to gravity. In addition to gravity in this case of drives. ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है. ठीक है, इसमें विस्कस टॉर्क देखा था तुम लोगों ने कि लीनियरली है. फ्रिक्शन टॉर्क तुमने देखा था कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद शुरू हो रहा है, तो इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद इस तरीके का कर्व तुमको यहाँ पर मिल रहा है. सो दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई स्पीड ड्राइव्स, हाई स्पीड टॉर्क. ठीक है, लास्ट दो टाइप के और टॉर्क हैं विच इज़ ट्रैक्शन लोड और कांस्टेंट पावर लोड. सो ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और लोड इक्वलाइजेशन डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का हो सकता है कि फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए. फर्स्ट मॉड्यूल में इतना ही पोर्शन है. सेकेंड मॉड्यूल में शायद एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, तो आई विल बी शेयरिंग नोट्स विद यू. एक गूगल क्लासरूम बना देती हूँ मैं, उसमें नोट्स डाल देती हूँ, तो तुम लोग एक बार थोड़ा खुद से भी पढ़ लो. ठीक है, और थोड़ा पढ़ के आओगे तो थोड़ा समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मैं ट्रैक्शन का और कांस्टेंट पावर लोड का पहले नोट्स दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पढ़ के आना. एक ही दिन में सब पढ़ा दूंगी तो सब गायब हो जाएगा. ओके, सो आज की क्लास यहाँ पर मैं अभी ओवर कर रही हूँ.
कल तुम लोगों का कुछ क्लास है फर्स्ट हाफ में? नो मैम। कल खाली है पूरा? ओके, तो मैं देखती हूँ अगर कल मैनेज, क्योंकि कल मंडे है तो मुझे भी डिपार्टमेंट जाना होगा, लैब जाना होगा, तो अगर कल मैनेज हो पाएगा तो मैं तुम लोग को 1-2 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दूंगी कि एट व्हाट टाइम। अदरवाइज ऑन ट्यूसडे वी विल टेक दी सेकेंड क्लास, ठीक है? सेकेंड क्लास में तुम लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगी मैं, लोड इक्वलाइजेशन तक कंप्लीट हो जाएगा। आज आधा कंप्लीट हो गया ड्राइव के बारे में, बस ट्रैक्शन और ये बचा है, ट्रैक्शन और कांस्टेंट पावर लोड बचा है। तो मैं नोट्स दे देती हूँ, तुम लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, ठीक है? मैम अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस ले लिया है मैंने अभी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am. वेलकम। मैं एक Thank you, गूगल ma'am. क्लासरूम का लिंक भेजती हूँ तुम लोग को व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ नोट्स भेज दूंगी, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, थैंक यू।